नमस्ते दोस्तों, आज के इस बेहतरीन सेशन में हम लोग ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को करने वाले हैं और ये सभी सवाल आपके आरआरबी एनटीपीसी 2025 के पेपर में पूछे हुए सवाल हैं। आप सभी जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी 2025 का पेपर जून के अंदर हुआ है। जून में सभी शिफ्ट हुए हैं, है ना। सभी शिफ्ट में यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आए हैं और इन सवालों को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग करने वाले हैं। क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आपके रिवीजन के लिए हेल्पफुल है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। पहला सवाल दिया गया है ज्योमेट्री का है, यानी ज्यामिति का। क्या कह रहा है? ए बी जो है केंद्र क्यू वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड में एक जीवा है। पी दीर्घ वृत्तखंड ए बी पर एक बिंदु है। कह रहा है कि बाहरी बिंदु डी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं ए डी और बी डी हैं, ठीक। यदि ए पी बी 39 डिग्री है तो ए डी बी का माप क्या होगा? पहले तो इसका डायग्राम बनाएंगे, फिर हम लोग सारी चीज़ें उसमें कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ समझेंगे। तो यहाँ पर ये डायग्राम है, इस डायग्राम को समझिए। पहले हमारे पास एक वृत्त है, इसका जो केंद्र है वो क्यू के बराबर दिया गया है, ठीक है। ये हमारा क्यू है। अब कह रहा है कि ए बी जो है एक जीवा है, यानी कॉर्ड है। तो ए बी हमने यहाँ पर कॉर्ड बना लिया, ठीक। ये जो होगा इधर वाला हिस्सा वो लघु वृत्तखंड है और इधर वाला जो हिस्सा है वो दीर्घ वृत्तखंड है। तो दीर्घ वृत्तखंड के इस क्या बोला है यहाँ पर देख लीजिए कि दीर्घ वृत्तखंड ए बी पर एक बिंदु है पी। यहाँ पर एक बिंदु पी है, हमने बना लिया। अब कह रहा है कि ए पी बी ये जो एंगल बन रहा है वो कितना है? 39 डिग्री के बराबर है। तो ये आपका 39 डिग्री हो गया। ध्यान से समझते जाइएगा कॉन्सेप्ट। अगर आप सीखे रहेंगे तो आगे भी आपको काम देगा। सिर्फ इस सवाल में नहीं, बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिनमें ये कॉन्सेप्ट आपको यूज आएगा। चलिए, तो फिर कह रहा है कि ए डी बी कितना होगा? अच्छा, बाहर एक पॉइंट डी था हमारा, है ना। तो ए डी और बी डी दो स्पर्श रेखाएं हैं, देख लीजिए, ठीक। अच्छा, तो अब यहाँ पर हमें ये चीज़ निकालना है कि भाई ए डी बी कितना होगा, ये एंगल कितना होगा। इसको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये समझिए कि भाई ये हमारा ए से लेकर बी तक एक कॉर्ड है, ठीक। कॉर्ड में एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अगर हम सेंटर को इस कॉर्ड के दोनों पॉइंट को मिला दें तो क्या बनेगा? एक सेंटर पर एंगल बन जाएगा, है ना। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो सरकमफेरेंस पर जो भी एंगल बन रहा है उसी कॉर्ड से, कॉर्ड हमारा ए बी ही है, जीवा हमारी ए बी ही है, तो ए बी से एक सरकमफेरेंस पर एंगल बन रहा है और एक सेंटर पर एंगल बन रहा है। तो जो सेंटर पर एंगल होगा वो सरकमफेरेंस वाले एंगल का डबल होता है। मतलब यहाँ जो भी रहेगा, मान लीजिए कि ये थीटा है ना, ये आपका थीटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका डबल हो जाता है, यानी कि थीटा का डबल। तो 39 है यहाँ पर, तो सेंटर पे कितना एंगल बनेगा? 39 का डबल, यानी 39 दूना कितना हो जाएगा? 78 के बराबर। तो सेंटर पर जो एंगल बना वो 78 है। अब एक चीज़ और पता है कि जो स्पर्श रेखा होती है, यानी टेंजेंट होता है, टेंजेंट और रेडियस के बीच में हमेशा 90 डिग्री एंगल बनता है। क्यू से लेकर ए तक ये एक रेडियस है, क्यू से बी तक ये भी एक रेडियस है, और चूंकि ए डी और बी डी ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये रेडियस, ये स्पर्श रेखा, तो एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री, ये रेडियस और ये स्पर्श रेखा, तो एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री। बन गया कि नहीं? अब आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्यू ए डी बी ये एक चतुर्भुज बन गया। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। तो ये 78 है ना, ये 78 है, प्लस ये देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों 90-90 है ना, 90-90। तो 90-90 जब है तो दोनों को मिलाकर 180 हो गया ये, प्लस यहाँ पर ये एंगल, इसको मान लीजिए कि x है ये, तो ये हो गया हमारे पास x। इन सब को मिलाकर कितना होगा? 360 डिग्री के बराबर। तो क्या यहाँ से x की वैल्यू डायरेक्ट नहीं आ जाएगी? x मतलब जो हमें पूछा गया था, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 360 में से हम लोग घटा देंगे इन दोनों को जोड़कर, तो 8 7 15, 18 7 हो गया 25, है ना, और यहाँ पर 8 258। तो 360 258 घटाएंगे तो 102 डिग्री आ जाएगा। 102 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है दोस्तों। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। तो बेहतरीन कॉन्सेप्ट का यूज हुआ था यहाँ पर। आगे चलिए अगले सवाल को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दूसरा सवाल क्या दिया है। अब इसका बहुत आसान सा तरीका होता है, जब भी आपके पास रेगुलर पॉलीगन दिया हो और उसमें आपको ये पता हो कि नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं। चूंकि यहाँ पर अष्टभुज दिया है यानी ऑक्टागन दिया है, तो जो नंबर ऑफ साइड्स हैं, कितने साइड होंगे इसमें? 8 साइड होंगे, क्योंकि ऑक्टागन है ना। सेप्टागन होता या फिर हेप्टागन होता तो उसमें कितने? 7 साइड होते हैं। हेक्सागन होता तो 6 साइड होते। इस तरीके से तो n की वैल्यू
यहाँ पर 8 है। अब हमें नंबर ऑफ़ डायगोनल चाहिए, तो नंबर ऑफ़ डायगोनल का फॉर्मूला जो है वो नोट कर लीजिए आप, है ना। यहाँ पर नंबर ऑफ़ डायगोनल, ठीक है, तो नंबर ऑफ़ डायगोनल्स जो है वो होता है n इंटू n-3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये होता है नंबर ऑफ़ डायगोनल्स का फॉर्मूला। n कितना है, 8 है, तो यहाँ हो गया 8 मल्टीप्लाई n-3 यानी 8 - 3 हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 2, 8 पंचे 40 का आधा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आसान सा सवाल था, आगे चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे तीसरा सवाल, एक आयत की छोटी भुजा लंबी भुजा से 15 सेंटीमीटर कम है। इसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके परिमाप के संख्यात्मक मान के 5 गुने के बराबर है। इसकी लंबी भुजा की लंबाई कितनी होगी। ठीक, यहाँ पर कह रहा है कि जो छोटी भुजा है वो लंबी भुजा से 15 सेंटीमीटर कम है ना। तो लंबी भुजा हम लोग x मान लेते हैं, तो छोटी भुजा कितनी हो जाएगी, इससे 15 सेंटीमीटर कम, यानी कि x - 15 हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि जो इसका क्षेत्रफल का मान है वो इसके परिमाप के मान का 5 गुना के बराबर है। क्षेत्रफल क्या होता है, चूँकि आयत है, आयत के क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, ये लंबाई ये चौड़ाई, तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो x इंटू x - 15 ये हो गया क्षेत्रफल। ये जो एरिया है ये परिमाप का 5 गुना है। परिमाप क्या होता है, आयत का 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, है ना। तो लंबाई धन चौड़ाई पहले करिए, इसका डबल कर लीजिए, है ना। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों को जोड़िए, तो x और प्लस x - 15 तो हो जाएगा 2x - 15, है ना। ये हो गया a प्लस b, इसका डबल, है ना, इसका डबल, तो ये हुआ परिमाप। इस परिमाप के 5 गुने के बराबर है, तो यहाँ पर 5 और मल्टीप्लाई होगा। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस का 15x, है ना, -15x इज इक्वल टू, यहाँ हुआ ये 5 इधर आएगा तो मतलब 10 हो गया, तो 10 दूना 20x, है ना, 20x माइनस 10 15 दाएँ कि 150 हो गया, ये हो गया आपका 150। मतलब यहाँ से हमारा जो आंसर आया वो कितना आ जाएगा, x², ये इधर आएगा तो माइनस का 15 और 25 यानी कि 35 हो गया, है ना, 35x, और प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 15, ठीक है। 15 इज इक्वल टू कितना हुआ, 0। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है तो सीधे सीधे ये देखिए कि भाई 30 पंचे 150 होता है, 30 और 5 जोड़ेंगे तो 35 आ जाएगा। मतलब हमारे पास ये कुछ ऐसे हुआ, x माइनस यहाँ पर हो जाएगा 30 और x - 5, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आ जाएंगी, और इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू एक यहाँ पर 30 आ गया, और एक ठो आ जाएगा यहाँ पर x, इसको 0 के बराबर करेंगे तो 5 आ जाएगा, है ना। ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही 5 रखेंगे यहाँ पर तो 5 - 15 यानी कि -10 आ जाएगा, और किसी भी चीज़ की लंबाई जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये वैल्यू x का नहीं ले सकते, मतलब x की जो वैल्यू होगी वो 30 के बराबर होगी, ठीक है। तो लंबी जो भुजा है, क्योंकि लंबी भुजा यही थी, 30 हो जाएगा। और जब लंबी भुजा 30 है तो 30 - 15 यानी कि छोटी भुजा अगर निकाला जाए यहाँ से तो 15 के बराबर आ जाएगा। लंबी भुजा पूछी गई थी, 30 इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप समझ आया होगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, ये बेहतरीन सवाल है, इसको बेसिक तरीका भी लगाने का बताएंगे और एक स्मार्ट तरीका भी, ट्रिक भी बताने वाले हैं, इसलिए देखते रहिए। एक लंब वृत्तीय शंकु यानी कोण के आधार का जो व्यास है और तिर्यक ऊंचाई 30 और 113 के बराबर दिए गए हैं। शंकु का आयतन कितना होगा ये हमें निकालना है। पहले तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला आपको जानना पड़ेगा, क्या होता है, 1/3 πr² × h, ठीक है, ये होता है। लेकिन सबसे पहले इसके सारी चीज़ों को समझिए, शंकु क्या होता है, कैसे बनता है, और ये इसके फॉर्मूले वगैरह क्या होते हैं, है ना। तो शंकु यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं। ये हमारे पास दोस्तों एक शंकु है, ठीक, इसमें यहाँ से यहाँ तक ये आपकी हाइट हो गई, ये आपका रेडियस हो जाता है, और यहाँ से और यहाँ तक ये, इसको कहते हैं स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई, है ना। तो इसको डिनोट करते हैं L से, ये होता है H और ये होता है R यानी रेडियस। अब ये बताइए कि यहाँ पर तो 90 बन रहा है, तो हम इसे इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं। L² की वैल्यू जो होगी H² + R² होगा, है ना। हमें यहाँ पर दिया गया है रेडियस, चूँकि व्यास आपका डायमीटर जो है वो 30 के बराबर दिया है ना, डायमीटर 30 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, यहाँ से रेडियस डायमीटर का आधा होता है यानी कि 15। तो रेडियस हमें पता है, स्लैंट हाइट भी पता है यानी L की वैल्यू पता है, तो क्या हाइट नहीं निकाल सकते यहाँ से, बिल्कुल निकल जाएगा। तो अगर देखा जाए तो H² की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर H² की वैल्यू हो जाएगी L² - R²। तो L का मतलब क्या, 113 का स्क्वायर, है ना, 113 का स्क्वायर माइनस R², यहाँ पर तो R कितना है 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 का स्क्वायर,
है ना। अब इसको हम लोग दो तरीके से लगा सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, ठीक है, उससे भी लगाया जा सकता है। तो चूंकि h की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, h की वैल्यू, इसको देखिए, पहली तो बात तो इसमें अंडर रूट लगेगा, लेकिन उससे भी पहले इसको देखिए, 113 में 15 अगर घटाएंगे तो 13 घटाएंगे 100 पर आ जाएंगे, 2 और घटा देंगे 90 पर, तो a माइनस बी और a प्लस बी दोनों को जोड़िए भी, तो 15 13 128, ये हो गया 128, है ना। इसको सॉल्व किए तो इतना ही आएगा। अब एच स्क्वायर तो इधर हटाएंगे तो ये स्क्वायर रूट लग जाएगा, अब इसको हमें करना है ना। तो इसको करने के लिए क्या कर सकते हैं, 49 का डबल होता है, तो 49 को यहीं रखिए, है ना, फिर मल्टीप्लाई 2, और इसको क्या लिखेंगे हम लोग, तो 64 दूना 128, है ना, सभी जानते हैं आप लोग 64 दूना 128, तो ये हो जाएगा आपका इतना, है ना। क्लियर हो गया कि नहीं। तो देखिए अब इनका स्क्वायर रूट निकालना आसान होगा। 49 का होता है 7, 2 और 2 ये एक बार आएगा, और 64 का हो जाता है 8, यानी कि जो हाइट है हमारे पास कितनी आ गई, 7 दूना 14, 14 8 जो भी होगा, है ना, या फिर 8 दूना 16, 16 7 112 हो जाएगा। तो h की वैल्यू यहाँ पर 112 के बराबर हो गया। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर एच, मतलब कि 1/3 वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम की वैल्यू, अभी एक स्मार्ट ट्रिक आपको बताने वाले हैं, बस देखते रहिएगा। 1/3 पाई की वैल्यू कितना लेने के लिए बोला है, 22/7, ये हो गया 22/7 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 15, तो 15 इंटू 15, है ना, 15 इंटू 15 इंटू हाइट कितनी आई है, इनको देख लीजिए, है ना, या फिर ऐसे ही रहने दीजिए, 7 2 और 8 इसी तरीके से। तो 7 से आपका 7 कैंसिल, यहाँ पर देखिए 3 से ये आपका कितनी बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। अब इसमें यूनिट डिजिट लगा सकते हैं दोस्तों, है ना, नहीं यूनिट डिजिट से नहीं आएगा दोस्तों, यूनिट डिजिट से आपका नहीं आने वाला है। 6 4 10 2 12, यहाँ पर देख लीजिए 6 3 9 6 2 8, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि अगर देखा जाए तो ये आपका 15 है, 15 का मतलब क्या है, इसमें 3 दिया गया है, तो इसका मतलब जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का मल्टीपल आएगा हमारे पास, है ना, और यूनिट डिजिट 0 भी आएगा। क्यों, क्योंकि 5 है यहाँ पर और 8 है, तो 5 और 8 जब मल्टीप्लाई होगा तो 40 बनेगा, यानी कि लास्ट में 0 बनेगा आपका, और वो लास्ट का 0 कभी ख़त्म भी नहीं होगा, तो इकाई अंक आपका 0 होगा, मतलब ये आंसर नहीं होगा और ये वाला आंसर नहीं होगा। यहाँ 0 दिया है, यहाँ 0 दिया है। अब इनमें 3 से भी देख लीजिए कि 3 से कौन कट रहा है, 3 का रूल क्या कहता है, सबको जोड़कर कट जाए 3 से, मतलब डिजिट का सम 3 से कट जाए तो मतलब पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। इसको देखिए 6 4 10 2 12, 12 आपका 3 से कटता है, मतलब ये आंसर हो सकता है। अभी इसको भी चेक करिए, 6 3 9, 9 6 15, 15 और 2 17, 17 आपका 3 से नहीं कटता, मतलब ये आंसर नहीं होगा। 3 आंसर कट चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक तो ये तरीका हुआ, आप फॉर्मूले से पूरा सिस्टमेटिक तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन इसको एग्ज़ाम अप्रोच नहीं कहते दोस्तों, है ना। एग्ज़ाम अप्रोच के लिए आपको बहुत बारीकी से चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। ये तो हमने आपको बेसिक से बता दिए कैसे करना है। अब आप देखिए यहाँ पर बहुत गौर से चीज़ों को समझिएगा। अगर हम ये कहें कि बस इसको फार्मूले से आप बना सकते हैं, अगर आपको फार्मूला याद है तो इस सवाल को लगा सकते हैं, बाकी ये कुछ नहीं करना आपको। फार्मूला वॉल्यूम का क्या होता है, अभी अभी बताए हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम का फार्मूला ये होता है ना। मेन इसमें ये है पाई है, पाई का मतलब 22/7, पाई का मतलब क्या हो गया, 22 बटा यहाँ पर 7। अब ये बताइए 22 यानी 11 का मल्टीपल, ठीक है, बहुत गौर से इस चीज़ों को समझिएगा। 22 यानी 11 का मल्टीपल, है ना, मतलब जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा, यानी 11 से कटने वाला कोई नंबर होगा। बस आपको ऑप्शन में यही चेक करना है कि 11 से कटने वाला कौन सा नंबर है। 11 के कटने का रूल आपको सभी को पता है, अल्टरनेट डिजिट्स को जोड़िए, उनका डिफरेंस लीजिए, वो 11 से कटता है तो मतलब वो 11 का मल्टीपल है। देखिए यहाँ अल्टरनेट का मतलब एक एक छोड़ के, तो 2 और 3 5, 5 और 0 5 ही हुआ, ठीक है, ये हो गया 5। फिर यहाँ पर 6 और 6 12, तो यहाँ पर डिफरेंस ले लेंगे। अब 12 5 कितना आता है, 7, है ना, डिफरेंस 7 आएगा। 7 जो है 11 से नहीं कटता, मतलब ये आंसर हमारा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 11 का मल्टीपल होगा ही नहीं। क्लियर हो गया। अच्छा अब इसको भी ऐसे ही चेक करिए, तो 2 और 3 5, 5 10 और यहाँ 13, तो 13 और 10 का डिफरेंस 3 आएगा। 3 भी आपका 11 से नहीं कटता, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए 2 और 4 6, 6 और 0 6 ही रहेगा, है ना, 6। फिर ये 6 और 0 ये भी 6 हो गया, तो 6 - 6 0 आएगा, और 0 जो है 11 से कट जाता है, ठीक है, क्योंकि 0 हो गया, 11 हो गया, 22 हो गया, सारे 11 से कट जाते हैं। तो ये आंसर आपका हो सकता है। आगे भी चेक करना ज़रूरी है, क्या पता है 11 से कटने वाले 2 नंबर हों,
तब तो फिर करना पड़ेगा आपको। इसको देखिए, 2 और 4 6, 6 और 5 यहाँ पर 11 हो गया, फिर माइनस यहाँ देखिए 6 3 9, तो ये तो 2 आ गया, 2 11 से नहीं कटता, मतलब ये आंसर नहीं होगा। 11 से कटने वाला सिर्फ एक ही नंबर है, ऑप्शन नंबर सी, इसलिए वही आपका करेक्ट होगा। तो दोनों तरीके हमने आपको बता दिया है। जब भी आपको फॉर्मूले में पाई दिखे तो एक बार जो भी आपको पूछा गया है और उस फॉर्मूले में अगर पाई है तो आप 11 का मल्टीपल एक बार चेक कर लीजिए, 11 का मल्टीपल जो होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल पे। इस सवाल को देखिएगा, सिमिलरिटी पर आधारित है ये सवाल, बढ़िया सवाल ज्योमेट्री का। मान लीजिए ABC और DEF दो त्रिभुज हैं, जैसे कि एंगल A और एंगल D 40 डिग्री और बराबर भी हैं, AB और DE बराबर है, ABC और DEF समरूप त्रिभुज हों, इसके लिए क्या शर्त पूरी होनी चाहिए। हम यहाँ पर 2 ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, बहुत गौर से समझिएगा इस चीज़ को। भाई ट्रायंगल कहाँ गया, यहाँ पर है। ठीक, तो ये एक ट्रायंगल ये रहा हमारे पास, एक ट्रायंगल यहाँ पर ये रहा, है ना। अब इन ट्रायंगल के सिमिलर होने की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये है यहाँ पर A B, है ना, B और C, फिर ये हो जाएगा आपका D E और F, इस तरीके से, है ना। कह रहा है इसमें कि भाई A और D 40 डिग्री के बराबर हैं, तो ये एंगल और ये वाला एंगल बराबर है 40 डिग्री। ठीक है, फिर कह रहा है कि AB और DE, मतलब AB और DE ये दोनों बराबर हैं, भले यहाँ पर बराबर नहीं दिख रहे हैं बट बराबर मान लीजिए। ठीक, फिर कह रहा है कि ABC और DEF, मेन इनके ये जो सीक्वेंस दिया गया है ABC और यहाँ पर DEF, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, है ना। सिमिलर होने के लिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि या तो आपके करस्पॉन्डिंग तीनों साइड इक्वल होने चाहिए, है ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स, या फिर कोई भी 2 करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होने चाहिए। जैसे एक तो दिया गया है कि A और D ये दोनों बराबर हैं, तो या तो B और E बराबर हो जाए, ठीक, अगर ये चीज़ दिया है तो भी आपके सिमिलर होंगे, या फिर C के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर F है तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाए, या तो तीनों साइड इक्वल हों। हमको सिर्फ एक साइड इक्वल पता है, एक करस्पॉन्डिंग साइड पता है, इन दोनों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है ना, तो उसके लिए तो हम नहीं देखेंगे। लेकिन हमारे पास एक एंगल बराबर कह रहा है तो कोई एक एंगल और हमारा करस्पॉन्डिंग बराबर होना चाहिए। हमें यहाँ से चेक करना है, A के करस्पॉन्डिंग में D होगा, B के करस्पॉन्डिंग में E होगा, C के करस्पॉन्डिंग में F होगा। तो C एंगल जो है वो F के अगर बराबर कहीं पर दिया है, एंगल C अगर एंगल F के बराबर दिया है तो वो सिमिलर होंगे। और चूंकि इसमें बोला है सिमिलर ट्रायंगल हैं, तो इसके लिए क्या शर्त होनी चाहिए, C और F बराबर हो, या फिर B और E भी बराबर हो सकता है, एंगल B और यहाँ पर एंगल E भी बराबर हो सकता है। ये वाला तो दिया नहीं है कहीं पर, देख लीजिए कहीं पर भी नहीं दिया है कंडीशन, हालांकि ये भी सही है, बट B और F को बराबर दे रखा है तो ये तो होगा नहीं। BC और EF ये दोनों बराबर होंगे, लेकिन ये ज़रूरी शर्त नहीं है। ज़रूरी तब हो जाता जब कहता कि BC और EF बराबर हैं, साथ साथ AC और DF भी बराबर हैं। अगर ये भी बराबर कह देता इसी ऑप्शन में दोनों को, तब जाके वो सही हो जाता, लेकिन सिर्फ एक ही को बोला है तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। हाँ, एंगल C और एंगल F ये बराबर हो जाएंगे, क्योंकि एक तो एंगल पहले से बराबर है, एक और बराबर कर दिया, है ना, तो हो गया। अच्छा, B और D तो बराबर होंगे नहीं, क्योंकि A और D हमारे बराबर हैं, तो ये वाला D ऑप्शन नहीं होगा, C ऑप्शन इसके लिए ज़रूरी है। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। इस सवाल को देखें, ये मेंसुरेशन का है। एक आयत के परिमाप और चौड़ाई के बीच का जो अनुपात है, अच्छा परिमाप और चौड़ाई इनका जो अनुपात है 3 और 4 दिया है। यदि आयत का क्षेत्रफल 98 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयत का परिमाप कितना होगा। आयत का परिमाप दोस्तों, यहाँ पर अगर परिमाप के बारे में देखा जाए तो परिमाप आपका 3 यूनिट है। ठीक, बहुत ध्यान से समझते जाइएगा, 3 यूनिट है, यानी कि जो हमारा आयत का परिमाप होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल कहाँ है चेक कर लीजिए, वही आपका आंसर होगा। ये 3 के मल्टीपल में नहीं आता, 3 से नहीं कटता, ये भी 3 से नहीं कटता, ये 3 से कट जाता है, 14 3 42, ये भी 3 से नहीं कटता। तो एक ही ऑप्शन है 3 से कटने वाला, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। वैसे अगर लगाना चाहते हैं, मान लीजिए कि 3 का मल्टीपल 2 ऑप्शन दे दिया, तो कैसे करेंगे, है ना, तो फिर उसके लिए तरीका जानना पड़ेगा। आयत का परिमाप और चौड़ाई आपका देखिए, परिमाप यानी कि पेरीमीटर और चौड़ाई यानी कि ब्रेड्थ, इन दोनों का रेशियो दिया है 3 और 1 का, है ना। तो अगर B आपका x होगा 1x, है ना, 1x, तो आपका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, है ना, 3x यहाँ पर हो जाएगा। फिर कह रहा कि आयत का क्षेत्रफल बउआ इतना है, तो आयत का जो
तो क्षेत्रफल है ना, तो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल आपको दे रखा है 98 है ना, ये लंबाई इंटू चौड़ाई के बराबर होगा। तो चौड़ाई चूंकि x है इंटू लंबाई यानी l मान लेते हैं हम लोग, है ना। ठीक, फिर कह रहा है परिमाप आपका 3x है। तो परिमाप आप सभी जानते हैं कि जो पेरीमीटर होगा वो किसके बराबर होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो l प्लस ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी है, x है यहाँ पर, तो ये हो गया x। तो देखिए ये 2x हो जाएगा, तो 2x इधर आएगा तो 3x माइनस 2x यानी कि x इज इक्वल टू 2l हो गया, ये है ना, ये हो गया x की वैल्यू 2l। तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग, x की वैल्यू 2l हो जाएगी, तो हमें लेंथ मिल जाएगा। लेंथ मिल जाएगा तो फिर x की वैल्यू ब्रेड्थ भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका 98, ध्यान से देखते जाइएगा, 98 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 2l है, तो ये हो गया 2l, और l यहाँ पर पहले से है मल्टीप्लाई, ये कट जाएगा आपका, एक सेकंड यहाँ पर है ना, 2 से ये 49 बार में कट जाएगा। तो l स्क्वायर की वैल्यू 49, मतलब l की वैल्यू कितनी होगी, 7 हो जाएगी। तो l जब 7 है तो x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, 2 गुणे 7 यानी कि 14 हो गया। तो जब ये 14 है, ये आपका कितना हो जाएगा, 14 ब्रेड्थ है ना, और लेंथ कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका कितना होगा, 7 के बराबर है ना। तो लेंथ आपका 7 हो गया। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट लेंथ ज़्यादा होता है, कोई दिक्कत नहीं है इससे, है ना, देख लीजिए। चलिए, तो हमें यहाँ पर आयत का परिमाप निकालना है। परिमाप सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, परिमाप 3x था ना, तो भाई x की वैल्यू तो 14 आई है, 3x करिए, कितना हो जाएगा, 3 इंटू 14, बस आ गया हमारा आंसर 42 के बराबर। आ गया ना, ऑप्शन नंबर सी ही आया है इस मेथड से भी। तो आप इस तरीके से सवालों को बहुत आसान तरीके से समझकर लगा सकते हैं। आगे चलिए, ये रहा मेंसुरेशन का एक और बढ़िया सवाल। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है। यदि उसकी ऊंचाई 195 है तो उसका व्यास कितना होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया बेलन के लिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो जो CSA होता है, ध्यान रखिएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये जो CSA होता है ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, एक सेकंड, नहीं ये नहीं होता, 2 पाई आर एच होता है। कितना होता है, 2 पाई आर इंटू एच, ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल TSA, ये होता है दोस्तों 2 पाई आर और r प्लस एच, ये होता है आपका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें कह रहा है कि भाई कि जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा आधा है ना। तो यहाँ पर जो कर्व्ड सरफेस एरिया है यानी कि 2 पाई आर एच जो है ये क्या किसके बराबर है, इसका आधा है, मतलब 2 पाई आर प्लस एच, इसका कितना है, आधा है, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, 2 से 2 कटा, अच्छा पाई आर से पाई आर ये भी कट जाएगा, तो इधर बचा 2h, तो 2h की जो वैल्यू है वो r प्लस एच हो गया। तो r प्लस यहाँ पर h, मतलब h इज इक्वल टू r आ गया, यहाँ से h इधर आके घटेगा। उसकी ऊंचाई 195 है तो उसका व्यास क्या होगा, देखिए 195 आपका हाइट है, तो हाइट चूंकि 195 है तो रेडियस भी बराबर ही होगा 195 के, है ना। लेकिन डायमीटर पूछा है तो डायमीटर रेडियस का डबल होता है, 195 का डबल करिए 390 आ जाएगा, है ना। तो 390 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, अच्छा सवाल था। आगे चलिए, ये भी दोस्तों एक बढ़िया सा प्रश्न है। एक समांतर चतुर्भुज की आधार की लंबाई ये दिया गया है और उसकी ऊंचाई आपको ये दी गई है ना। जब x 3 है, y आपका -2 है, ये तो बहुत आसान सा प्रश्न बन गया, सीधे सीधे आपको वैल्यू रखनी है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम, उसका जो एरिया होता है, पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो याद रखिएगा क्या होता है, जो बेस है उसकी लंबाई यानी कि बेस और हाइट। ठीक है, हाइट का मतलब ये होता है कि दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, तो बेस इंटू हाइट करना है। बेस कितना दिया है आपको, 4x स्क्वायर माइनस 7xy प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ x और y की वैल्यू गिवन है तो डायरेक्ट रखिए इसमें, इस वाले में रखिए, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर का मतलब x की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 7 इंटू x कितना है, 3 है, इंटू y आपको -2 दिया गया है तो -2 प्लस यहाँ पे y का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर प्लस का 4 आएगा। तो यहाँ हो गया 9 चौके 36, 36 और 4 40,
प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, तो 7 दूना 14, 14 तियाँ 42, है ना। तो ये हो गया 42, मतलब कितना आ गया, 82 आ गया। तो आपको जो ब्रेड्थ दिया गया है वो 82 के बराबर है दिया है। इनटू हाइट कितनी होगी, हाइट आपका यहाँ पर जो दिया है x प्लस वाई दिया है, तो x आपके पास 3 है प्लस y कितना है, -2 है। ये हो गया हाइट आपका, तो 3 - 2 यानी कि 1, तो यहाँ पर हो गया 1, तो 82 एक कम सीधे सीधे 82 हो जाएगा। एरिया हमारे पास 82, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। ये सवाल दोस्तों आपको करना है, इसका आंसर कमेंट करिए, क्योंकि ऐसा सेम सवाल, बस उसमें डाटा चेंज था, सेम सवाल हम आपको करवा चुके हैं, ठीक है, इसी क्लास में शुरू में ही करवा चुके हैं, इसलिए इस सवाल को आपको करना है। इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा आप लोग सॉल्व करने के बाद, है ना। तो कमेंट योर आंसर। क्लियर हो गया। हम लोग फिलहाल आगे चलते हैं। इसको देखिए, अब ये जो सवाल है घनाभ से रिलेटेड है। 6 मीटर लंबी, 64 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी गड्ढा, घनाकार गड्ढा यानी क्यूबाइडल गड्ढे खोदने की लागत 15 रुपये प्रति मीटर क्यूब की दर से कितना होगा। ठीक, सीधे सीधे आपको 15 मीटर क्यूब के हिसाब से निकालना है। लंबाई आपको दी गई है, चौड़ाई आपको दी गई है, आपको गहराई दी गई है, मतलब हाइट कह सकते हैं उसको। तो यहाँ पर सीधे सीधे आपको वॉल्यूम देखना है। अब आप समझ कैसे सकते हैं कि हमको वॉल्यूम ही निकालना है, कैसे समझना है आप, ये जो लागत दिया गया है इसमें कह रहा है 15 रुपये प्रति मीटर क्यूब, और जो मीटर क्यूब होता है वो वॉल्यूम का यूनिट होता है, मतलब हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम कितना होगा, चूँकि क्यूबाइड है तो क्यूबाइड का वॉल्यूम कितना होता है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये वॉल्यूम आ जाएगा। मल्टीप्लाई करिए, लेंथ कितना दिया है यहाँ पर 6, चौड़ाई आपको 64 मीटर, ठीक, गहराई आपको 10 मीटर, तो ये हो गया 10। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर ये तो हुआ इतना मीटर क्यूब टोटल, हमारा इतना गड्ढा हो गया, है ना। लेकिन कह रहा है कि प्रति मीटर क्यूब, प्रति मीटर क्यूब का मतलब क्या हो, 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब खोदने के लिए 15 रुपये लगता है, तो टोटल इतना मीटर क्यूब हमको खोदना है, तो कितना लगेगा, 15 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो जब इसमें 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 64 × 10 इंटू यहाँ पर 15, क्योंकि 1 मीटर क्यूब का 15 रुपये, तो इतने मीटर क्यूब का इसमें 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसमें देखिए, क्या आप इसको बिना मल्टीप्लाई किए बता सकते हैं आंसर क्या होगा। हम तो बता सकते हैं, कैसे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। क्यों, यहाँ पर इतना भी वैसे करने की ज़रूरत नहीं थी, आप इसको देखकर भी आंसर टिक कर सकते थे। अगर आपको ये समझ है कि भाई जब हम इसको देखेंगे कि इसमें भाई 15 दिया गया है और साथ में इनका क्यूब मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई में तो 10 आएगा ना, LBH करेंगे तो 10 तो आएगा, मतलब 10 का कोई मल्टीपल होगा, 10 से कोई कटने वाला नंबर होगा। 10 से वही नंबर कटता है जिसके लास्ट में 0 होता है। इसके लास्ट में 0 नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता। इसके लास्ट में 0 नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता। इसके भी लास्ट में 0 नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता। एक ही के लास्ट में 0 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। वैसे भी इसका यूनिट डिजिट चेक करेंगे तो 0 है, मतलब लास्ट में 0 आएगा ही आएगा, फिक्स है, ठीक है। तो आपको स्मार्ट अप्रोच भी सिखाते हुए चल रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, आसानी से आप सवालों को लगा पाएँ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। अब इस सवाल को लगाने के लिए भी हमारे पास एक स्मार्ट तरीका है ना, बस देखते जाइए। एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई आपको दी गई है ना। लेंथ 50 है, चौड़ाई आपको यहाँ पर ये दिया गया है। यदि विकर्ण की लंबाई 17√29 है सेंटीमीटर के बराबर, तो घनाभ का आयतन कितना होगा, है ना। घनाभ का आयतन का मतलब, घनाभ का आयतन तो आप लोग को अभी अभी बताए हैं। वॉल्यूम कितना होता है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट LBH, है ना, मल्टीप्लाई, मतलब लेंथ ब्रेड्थ इनका तो मल्टीप्लाई हुआ ही होगा, साथ में चौड़ाई का भी मल्टीप्लाई हुआ होगा। हमको 2 चीज़ें दी गई हैं, कौन कौन सा दिया गया है, लेंथ दिया है, लेंथ 50 है यहाँ पर, है ना, 50 है। ब्रेड्थ भी दिया गया है 75 के बराबर, तो ये हो गया 75। हाँ, हाइट हमको नहीं पता है, और हाइट के लिए निकालने के लिए हमको विकर्ण दिया गया है, तो उससे हम लोग निकाल सकते हैं। फिलहाल अभी ये ट्रिक देखिए, है ना। अब ये बताइए कि जो भी हमारा वॉल्यूम होगा उसमें एक तो 50 से मल्टीप्लाई हुआ है, यानी कि 0 आएगा लास्ट में, तो यहीं से हमारा सवाल बन गया, है ना। क्योंकि एक बार अगर किसी की मल्टीप्लाई में 0 आ गया लास्ट में, तो वो यूनिट डिजिट कभी भी चेंज नहीं होता, 0 का 0 हमेशा बने रहता है। इसके लास्ट में 0 है तो ये आंसर हो जाएगा, नहीं है इसमें ये आंसर नहीं होगा, इसमें भी नहीं है ये आंसर नहीं होगा, इसमें भी नहीं है ये आंसर नहीं होगा। बस एक ही ऑप्शन में लास्ट में 0 है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, H कैसे निकालेंगे, बात ये आती है, तो जो घनाभ का डायगोनल होता है, डायगोनल का फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, अंडर रूट ये होता है L² + B² + B² प्लस यहाँ पर हाइट का स्क्वायर,
बाकी अब आपको करना है तो करते रहिए। यहाँ पर डी की वैल्यू दी गई है, डी दिया है यहाँ पर, इसको रखेंगे, एल दिया है, बी दिया है, एच निकालना है, यहाँ से निकाल सकते हैं, लगाना है तो लगाते रहिए। 3-4 मिनट इसी में खा जाएगा। स्मार्ट तरीका जब तक नहीं सीखेंगे तब तक आप सवालों को कम समय के अंदर नहीं निपटा सकते। बेसिक कितना भी पढ़ लें आप, जब तक ट्रिक नहीं पता होगा आप एग्ज़ाम बिल्कुल भी क्रैक नहीं कर सकते हैं, है ना। इसके लिए कॉन्सेप्ट के साथ साथ बेसिक बिल्कुल सीखिए, क्योंकि बेसिक से आपको ट्रिक पता चलता है। बेसिक अगर आपका नहीं स्ट्रांग रहेगा तो आप ट्रिक नहीं सीख सकते, भूल जाएंगे उसको, है ना। तो साथ साथ दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। क्लियर है ना। आगे चलिए अगले सवाल पे। अब जैसे ये सवाल है हमारे पास, है ना। अब इसको समझने के लिए, मतलब ये तो बड़ा आसान सा सवाल है, आपको फार्मूला अगर बता देंगे तो आप आराम से लगा लेंगे, लेकिन वो फार्मूला आता कैसे है, क्यों आया ऐसा, इन सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से पहले समझ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपका तगड़ा रहेगा तो सवालों को बनाने में आपको आसानी होगी। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ लिए तो इससे रिलेटेड कई सारे सवाल आपके बन जाएंगे, बस यही सवाल नहीं बनेगा, है ना। तो यहाँ पर इसी तरीके से पढ़ाई होती है दोस्तों। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आप वीडियो ज़रूर देखिए। डेली का डेली यहाँ पर हम आपको प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। प्रैक्टिस सेट नहीं, मान लीजिए कि यहाँ पर आपका पूरा रिवीजन हुआ जा रहा है। अभी आपका जान रहे हैं कि अगस्त के अंदर अंडर ग्रेजुएट लेवल का पेपर है, उसके लिए भी ये काम देगा, बहुत अच्छे तरीके से काम देगा। आरआरबी ग्रुप डी का आगे आने वाला पेपर है, उसके लिए भी काम देगा। तो पढ़िए, पढ़ते रहिए, यहाँ से रिवीजन करते रहिए। चलिए तो कॉन्सेप्ट इसका समझ लेते हैं। पहले इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल का पूरा कच्चा चिट्ठा यहाँ पर खोल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है कि ऐसा पॉलीगन, ऐसा बहुभुज जिसके सारे साइड इक्वल हों। जैसे हमारे पास ये एक हेक्सागन है, मतलब इसके 6 साइड हैं, तो ये एक रेगुलर है। क्यों? क्योंकि इसके सारे साइड बराबर हैं, है ना। अब इसमें 2 टाइप के एंगल बनते हैं, एक इंटरनल एंगल, एक एक्सटर्नल एंगल। ये जो सारे के सारे एंगल बन रहे हैं, ये सारे के सारे एंगल, ये आपके इंटरनल एंगल हैं। ये क्या है? इंटरनल एंगल है ना। इंटरनल एंगल दोस्तों हर एक पॉलीगन के लिए बदलता रहता है, मतलब जो टोटल है सम, वो हर एक पॉलीगन के लिए बदलता रहता है। लेकिन जो एक्सटर्नल एंगल का सम है वो हमेशा 360 डिग्री होता है, किसी के लिए भी। जैसे अगर हम यहाँ पर एक और चीज़ ले लें, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये स्क्वायर है, ये भी रेगुलर पॉलीगन है क्योंकि चारों साइड इसके इक्वल हैं। तो इसके लिए एक्सटर्नल एंगल का सम, चारों एक्सटर्नल एंगल का सम 360 होगा। इसके लिए भी सारे एक्सटर्नल एंगल का सम 360 होगा। लेकिन जो इंटरनल एंगल है उनका सम बदलता रहता है। इसमें इंटरनल एंगल का सम 360 होता है, इसमें कुछ और होगा, है ना, ज़्यादा होगा इसमें। तो इंटरनल एंगल का सम बदलते रहता है, लेकिन बाहरी कोण का सम 360 होता है हमेशा, ठीक है। अब देखिए, तो इसमें एक्सटर्नल एंगल कहाँ बनेगा? ये वाला बनेगा। अगर इसको एक्सटेंड कर दे थोड़ा तो ये एक्सटर्नल होगा, कहीं पे भी आप बना सकते हैं। इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे बनेगा, कहीं पे भी बना सकते हैं। तो जो हमारा सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल है, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल, ठीक है, एक्सटर्नल एंगल ये होता है दोस्तों 360 डिग्री टोटल। किसी भी पॉलीगन को ले लीजिए, चाहे वो हेक्सागन हो, चाहे पेंटागन हो, चाहे डेकागन हो, कुछ भी हो, कितना भी बड़ा पॉलीगन है, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल हमेशा 360 होगा। इंटरनल एंगल की नहीं कह सकते, उनके अलग अलग होते हैं, वही फार्मूला हम आपको बता देंगे। फिलहाल यहाँ पर देखिए, अब इसमें क्या है, मान लीजिए कि 6 साइड हैं या 7 साइड हैं या 8 साइड हैं या 10 साइड हैं या 12 साइड हैं, कितने भी हैं, तो नंबर ऑफ साइड हम लोग यहाँ पर n ले लेते हैं। तो जब टोटल 360 है तो एक ठो कितना होगा, डिवाइड बाई n कर देंगे। तो जो हमारा एक्सटर्नल एंगल आता है, एक्सटर्नल एंगल का फॉर्मूला, वो ध्यान रखिएगा, टोटल तो 360 हो गया। अब हमारे पास मान लीजिए कि n साइड हैं तो n डिवाइड कर देंगे, तो एक ठो एंगल निकल जाएगा, वो भी एक्सटर्नल वाला। तो ये आ गया हमारा कितना, एक एक्सटर्नल एंगल यहाँ पर ये हो जाएगा 360 डिवाइड बाई n। अब ये देखिए कि जब हम इसको एक्सटेंड किए हैं इस तरीके से, तो ये टोटल एंगल एक लाइन बना रहा है ना, मतलब 180 बना रहा है। ये वाला जो अंदर वाला ये इंटरनल एंगल है। तो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, हमेशा ध्यान रखना है, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल 180 डिग्री के बराबर होता है, चाहे वो कोई सा भी रेगुलर पॉलीगन हो, मतलब उसमें कितने भी साइड हों, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल हमेशा 180 के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि भाई आई इंटरनल प्लस एक्सटर्नल इज इक्वल टू हमेशा कितना, 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से अगर इंटरनल निकालना चाहें तो कितना होगा, 180 माइनस इंटरनल उधर चला जाएगा, और इंटरनल है कितना, 360 डिवाइड बाई n, ठीक है। इसी को अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे इसी चीज़ को, तो 180 तो बाहर निकल जाएगा, मतलब ये हो जाएगा n माइनस
2 डिवाइड बाई यहाँ पर n और यहाँ पर 180 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब क्लियर करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगा। समझ में आ गया बात कि नहीं? तो इंटरनल एंगल का फॉर्मूला ये रहा, एक तो इंटरनल का, और एक्सटर्नल एंगल का फॉर्मूला ये रहा। तो फॉर्मूला हमने आपको बता दिया है। अब इसमें आप लोग रख सकते हैं, देखिए प्रत्येक बाहरी कोण यानी एक्सटर्नल एंगल आपको दिया गया है 30 डिग्री, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी, सीधे सीधे निकालिए भाई। अगर ये देखें यहीं से, तो एक्सटीरियर एंगल आपको 30 दिया है, इस फार्मूले में रख दीजिए, है ना, इस वाले फार्मूले में हम लोग रख देंगे। तो ये हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई n। हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालने हैं, n इधर आ जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360 डिवाइड बाई 10 यानी कि 9 आ गए। 1 सेकंड, 12 आ जाएगा ना, 12 3 36, है ना। तो 12 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ये सारी चीज़ें आपको कोई नहीं सिखाता है दोस्तों, बेसिक से आपको कोई नहीं बताता है। हमने बेसिक भी बताया, आपको तरीका भी बताया, सब कुछ बताया। आगे चलिए अगले सवाल पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, PQRS एक आयत है, रेक्टेंगल है यहाँ पर। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट गलत है ना, गलत वाला हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर ये एक रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल की कुछ खास चीज़ें हैं, इसके आमने सामने के साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, आमने सामने के साइड्स इक्वल होते हैं। तो ये जो हमारा दिया गया है ये है PQRS, है ना, PQRS दिया गया है। अच्छा, अगर इसके डायगोनल बनाए तो QS और PR, ये 2 डायगोनल बनेंगे। डायगोनल जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, मतलब एक रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को आधे आधे पे काटेंगे, इधर आधा इधर आधा, इधर आधा इधर आधा, इस तरीके से काट देते हैं, मतलब बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है द्विविभाजित करना। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद इसके डायगोनल बराबर भी होते हैं कि जो QS होगा वो PR के बराबर भी होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जो QS है ये बराबर होगा PR के। तो डायगोनल हमेशा बराबर भी होते हैं। फिर यहाँ पर आमने सामने की साइड बराबर भी बता दिए। तो आप ऑप्शन में देखिए, PQ और RS बराबर है, ठीक है। PS और QR बराबर है, तो ये तो सही होगा। मतलब हमें गलत वाला बताना है, जबकि ये सही है, तो हमारा आंसर ये नहीं होगा। इसको देखिए, डायगोनल PR और SQ ये भी बराबर है, तो ये भी आपका सही ही है। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। एंगल, हाँ एक चीज़ और, रेक्टेंगल में सारे जो एंगल होते हैं ये 90 डिग्री के होते हैं, है ना, ये सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो दिया भी है इसमें, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। मतलब गलत वाला एक ही है। तो ये आपका इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, है ना, क्योंकि ये कथन गलत है और हमें गलत वाला पूछा गया था। कह रहा है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल PQRS डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते हैं, नहीं करते हैं ये बोला गया है, जबकि करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, अभी भी बताया हमने, है ना। ये जो साइड है इसके बराबर होगा, ये और इसके बराबर होगा, इस तरीके से बाइसेक्ट करते हैं, ये गलत हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। चलिए एक सवाल और करते हैं। अब ये वाला सवाल मेंसुरेशन का है। एक लंबवृत्तीय शंकु है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया गया है और इसके आधार का जो व्यास है वो 72 है। शंकु की ऊंचाई, हाइट हमें निकालनी है ना। तो क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है ना, तो ये होता है आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πRL के बराबर होता है ना, πRL। तो ये चीज़ तो दिया गया है, मतलब हमें क्या गिवन है कि जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA का पहले फार्मूला लिख देते हैं। ये होता है πRL, L का मतलब स्लैंट हाइट, ठीक। अच्छा, व्यास दिया गया है, ऊंचाई हमें शंकु की ऊंचाई नहीं पता है, ये चीज़ निकालनी है। CSA आपको कितना दिया है, 5904। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। पाई की वैल्यू 22/7 ले लें, नहीं, ये आपको पाई में भी दिया है, यहाँ पर पाई है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई इंटू रेडियस। व्यास आपको 72 दिया है, 72 का आधा कितना हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा, 35 दूना 70, 36, है ना, 36। ये हो गया रेडियस इंटू L यहाँ से निकाल लेंगे, तो ये कट गया, L की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, आराम से आ जाएगी, है ना। तो देखिए कितनी आ जाएगी, पहले 9 से काटिए, तो 9 चौक 36, 9 से इसको काटेंगे, 9 छक्के 54, बचा 5, तो 9 पंजे 45, ठीक है। तो 45, 5 बचा, फिर 9 छक्के 54, 4 से फिर काट लीजिए इसको, तो 4 से काटेंगे, 16 चौके 64, है ना, और 4 चौके 16, 164 आ गया, है ना। कितना आ जाएगा, 164 ही ना आएगा, देख लीजिए। 4 एकम 4 बचा, फिर 1 नहीं 2 बचा, तो 4 छक्के 24, फिर ठीक है। चलिए, तो L की वैल्यू 164 आ गई। हमें क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए, है ना। तो ऊंचाई निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाला जा सकता है। शंकु है,
तो एक चीज़ फॉर्मूला हमने आपको बताया था, एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये तो होता ही है। यहाँ से हाइट आ जाएगा, एल का मतलब ये 164 का स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर इधर ले आइए तो आर का मतलब रेडियस कितना आया था, रेडियस यहाँ पर 36 आया था, तो ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ये देखिए इसको अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी कर देंगे। एक बार जोड़िए 64 और 36 100 मतलब 200 हो गया, मल्टीप्लाई एक बार घटा दीजिए तो 14 में से 6 गया, ये हो जाएगा 8 6 14, यहाँ पर 15 में से 3 गया, ये हो जाएगा 2। और इधर देखिए इसको, तो ये देख लीजिए एच स्क्वायर है ना, ये हो गया, तो 14 दूना 28 मतलब 7 तो इसमें है नहीं, तो हाइट तो यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है भाई। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पर भाई 64 में से कितना, 16 में से 15 में से 3 गया तो 12 ना आएगा, यहाँ पर 12 होगा, ठीक है चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। 128 का डबल 256 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर इसको रखिए 100 और ये हो जाएगा 256 है ना, इन दोनों का रूट होता है, तो h की वैल्यू इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो h की वैल्यू सीधे सीधे यहाँ पर आ गया 10 यानी कि 100 और 16 है ना, क्योंकि 256 160 आ जाएगा, 160 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया सवाल था ये भी, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। ये 14 सवाल 14 कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।